गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि ठीक है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने मटेरियल साइंस में डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? वेरी गुड आफ्टरनून पंकज, रवि, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए क्लियर है सर, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चे अगर पिछली क्लास की हम बात करें तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है, एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग को लेकर। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून कुशलेंद्र, कौशलेंद्र, गुड आफ्टरनून भाई। तो पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग को लेकर। सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है थ्योरी को लेकर या क्वेश्चन वाले पार्ट को लेकर, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आज की कहानी हम स्टार्ट करेंगे और आज हम जो समझने वाले हैं, ठीक है, आज हम हार्डनिंग की और टेम्परिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम कूलिंग रेट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप सभी लोगों का एक सब्जेक्ट होता है हीट ट्रांसफर, ठीक है, उसी से ही स्टार्ट करते हैं और कुछ पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पता है या नहीं पता है। चलिए तो करते हैं आज का डिस्कशन और कुछ चीजें मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं। चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कोई वर्क पीस है, कोई कंपोनेंट है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये कुछ इस शेप का है। ठीक है, सॉलिड है, कंप्लीटली सॉलिड है ऑब्वियसली। और ये आपका जो है ये कंप्लीटली सॉलिड है, कोई ठोस है, ठीक है, इस तरह से कोई। और मैंने इसे एटमॉस्फेयर में रख दिया, मैंने इसे एटमॉस्फेयर में रख दिया, यानी कि ओपन एयर में ठंडा होने के लिए मैं इसे रख देता हूं। ठीक है, तो बच्चे मैं आपसे बेसिकली यहां पर जानना चाहता हूं कि अगर इसके कूलिंग रेट की हम बात करेंगे, अगर इसके कूलिंग रेट की हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल शेप आपको दिख रही है, जो साइज आपको दिख रहा है, ठीक है, कूलिंग रेट कहां पर ज्यादा रहने वाला है और कहां पर कम रहने वाला है। ठीक है, अगर सिंपल मैं इस ऑब्जेक्ट के कूलिंग रेट की बात करूं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का कूलिंग रेट क्या यूनिफॉर्म रहेगा? ठीक है, अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, अगर मैं टोटल स्ट्रक्चर इसका कंसिडर कर सकता हूं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है, तो यह यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? ठीक है, इसकी कूलिंग जो होगी यह कैसे रहने वाली है? अगर मेरे पास कोई एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, मान लिया मैंने कहा, ठीक है, कि मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे सबसे पहले एक फर्नेस में गर्म किया और गर्म करने के बाद मैं इसे हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, तो बच्चे होगा क्या, अगर इसके आउटर सरफेस, ठीक है, अगर इसके आउटर सरफेस की हम बात करेंगे तो ये सीधा ही हवा के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहां पर कूलिंग रेट ज्यादा रहेगा। और अगर मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहां पर कूलिंग रेट कैसा रहने वाला है? कम रहने वाला है। ठीक है, अगर सिंपली मेरे पास कोई इस शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं इसके कूलिंग रेट की बात करता हूं, मैं इसे हवा में ठंडा करता हूं, पानी में ठंडा करता हूं, या जिस भी तरह से मैं इसे ठंडा करने वाला हूं, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि इसकी जो बाहरी सतह है, इसकी जो बाहरी सतह है, इसकी जो बाहरी सरफेस है, ठीक है, ये सीधा ही आपके किसी न किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहेगी।
यह हवा के कांटेक्ट में भी हो सकती है, पानी के कांटेक्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से कूलिंग रेट ज्यादा रहेगा, यहां से कूलिंग रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसके अंदर की मैं बात करूंगा, यहां पर कूलिंग रेट कैसा रहने वाला है, यहां पर कूलिंग रेट कम रहने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई वर्क पीस है, मैंने इसे गर्म किया और गर्म करने के बाद इस पर पानी अगर मैं डाल देता हूं तो इसकी आउटर सरफेस जो होगी इसकी कूलिंग ज्यादा होगी, ठीक है। और इसकी जो इनर सरफेस होगी इसकी कूलिंग कैसे रहने वाली है, कम रहने वाली है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है और मैं इसके ऊपर सीधा पानी डालकर इसे ठंडा करता हूं तो इसकी आउटर सरफेस जो होगी, आउटर सरफेस की कूलिंग कैसे होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, ठीक है। और मैं अगर इसकी इनर सरफेस की बात करता हूं, ठीक है, या इसके इनर पार्ट की बात करता हूं, ठीक है, आउटर सरफेस या आउटर पार्ट में इसको कहूं, इनर पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से कूलिंग कैसे होने वाली है, कम होने वाली, ठीक है। तो बच्चे आप लोग मुझे यहां पर बताइएगा इसकी हार्डनेस के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर हार्डनेस ज्यादा होगी या इसके बाहर वाले पार्ट पर, ठीक है, या बाहर वाली सरफेस पर हार्डनेस ज्यादा रहेगी। तो आप मुझे एक बार इसकी हार्डनेस के बारे में बताइएगा कि इसकी हार्डनेस कैसे रहने वाली है। क्या इसकी हार्डनेस यूनिफॉर्म होगी, क्या इसकी हार्डनेस नॉन यूनिफॉर्म होगी, हार्डनेस कहां पर ज्यादा रहेगी, ठीक है, आउटर पार्ट पर ज्यादा होगी या हार्डनेस इनर पार्ट पर ज्यादा रहने वाली है, या हार्डनेस इसके इनर पार्ट पर ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो बच्चे आप सभी को पता है कि अगर किसी वर्कपीस को हम गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये मोल्टन फॉर्म में होगा और मोल्टन फॉर्म में फिर जब ये सोलिडिफाई करना स्टार्ट करता है तो ग्रेन बनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या होती रहती है, लगातार ग्रेन ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। ग्रेन का साइज क्या करता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। भाई स्टार्टिंग में कोई फर्स्ट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है, फिर इसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होगा और इस तरह से लगातार क्या होती रहेगी, ग्रेन ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। और हम ये सभी जानते हैं कि अगर ग्रेन कैसे हैं, साइज में इस तरह से बड़े हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोर्स। अगर इनका साइज बड़ा है तो क्या बोलते हैं, कोर्स। और अगर ये छोटा है तो इसे क्या बोलते हैं, फाइन, ठीक है। ये भी आप अच्छे से जानते हो। अगर कोर्स और फाइन की मैं हार्डनेस का कंपैरिजन करता हूं तो कोर्स कैसा होता है, ये आपका सॉफ्ट होगा, ये आपका सॉफ्ट होगा, ठीक है, और ये आपका कैसा होता है, ये आपका हार्ड होता है। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि जब वाटर कूलिंग हम करते हैं तो मार्टनसाइट फॉर्मेशन होती है और मार्टनसाइट कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम वाटर से कूलिंग करते हैं, ठीक है, जब हम वाटर से कूलिंग करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्वेंचिंग। जब आप वाटर से कूलिंग करते हैं तो वाटर कूलिंग करने को क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर मार्टनसाइट बनता है, ठीक है, यहां पर मार्टनसाइट फॉर्मेशन होती है, यहां पर मार्टनसाइट फॉर्मेशन होती है। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि मार्टनसाइट क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां पर कूलिंग ज्यादा रहने वाली है वहां पर मार्टनसाइट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और वो सरफेस आपकी कैसे रहने वाली है, हार्ड रहने वाली है। जहां पर कूलिंग कम रहेगी वो कैसा होगा, रिलेटिवली सॉफ्ट होगा, या हम कैसा बोल सकते हैं कि उसकी हार्डनेस कम रहने वाली है, ठीक है। तो कोई वर्कपीस अगर है उसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ते हैं तो उसकी हार्डनेस यूनिफॉर्म नहीं रह सकती है, ठीक है। उसकी आउटर वाली सरफेस पर, क्योंकि कूलिंग रेट यहां से ज्यादा रहेगा, वाटर से कूलिंग आपने की, मार्टनसाइट फॉर्मेशन हो गई, तो बाहर वाली सरफेस तो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही हम क्या कर सकते हैं, इसे हार्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे यहां पर कूलिंग रेट कैसा होता रहेगा, कम होता जाएगा। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही अंदर उसके कैसा रहेगा, कूलिंग रेट कम होगा। भाई मेरे पास कोई पतली सी चीज है जिसकी थिकनेस कम है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस कम है, ठीक है, तो यहां पर कूलिंग रेट बाहर ज्यादा, और जब आप अंदर की तरफ चलोगे तो कूलिंग रेट धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन थिकनेस कम है तो इतना ज्यादा फील नहीं होगा। वहीं अगर इसकी थिकनेस ज्यादा है, बाहर से कूलिंग रेट ज्यादा, और जैसे जैसे आप इसके कोर की तरफ चलोगे, इसके अंदर की तरफ चलोगे, तो वहां पर कूलिंग रेट कैसा रहने वाला है, कम रहने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्डनेस कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है,
बाहर वाले पार्ट पर, बाहर वाली सतह पर, बाहर वाली सरफेस पर कूलिंग रेट ज्यादा रहेगा, हार्डनेस ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आप उसके बीचों बीच चलने लगेंगे, जैसे जैसे आप उसके कोर की तरफ चलने लगेंगे, वहां पर हार्डनेस कैसी रहेगी, वहां पर हार्डनेस कम रहने वाली है। ठीक है, तो बच्चे जो मैंने आपको बताया कि हार्डनेस आपकी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म होगी, बाहर वाली सरफेस पर ज्यादा, अंदर वाली सरफेस पर कम। ठीक है, तो कितनी डेप्थ तक किसी वर्कपीस को, किसी कंपोनेंट को हम हार्ड कर सकते हैं, यही क्या कहलाती है, ये कहलाती है हार्डनेबिलिटी। कितनी डेप्थ तक हम किसी वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, यही क्या कहलाती है, इसी को ही हम कहते हैं हार्डनेबिलिटी। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, कितनी डेप्थ तक हम किसी वर्कपीस को हार्ड कर सकते हैं, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है हार्डनेबिलिटी। मान लिया ये एक वर्कपीस है मेरे पास, ठीक है, ये कोई वर्कपीस है मेरे पास, और मैं इतनी इतनी इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, इसके अंदर जाकर मैं क्या कर सकता हूं, इसे हार्ड कर सकता हूं, या इससे ज्यादा कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो बेसिकली कितनी डेप्थ तक, कितनी डेप्थ तक किसी वर्कपीस को आप हार्ड कर सकते हैं, ये क्या कहलाती है, इसको ही हम कहते हैं हार्डनेबिलिटी। तो हार्डनेस अलग होती है, हार्डनेस आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताई गई होगी। ठीक है, हार्डनेस क्या होती है ये आप पहले से जानते हैं। हार्डनेबिलिटी क्या होती है कि कितनी डेप्थ तक किसी वर्कपीस को हार्ड किया जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, तो हार्डनेबिलिटी वर्ड जहां पर भी आएगा वहां पर डेप्थ की बात करेगा कि कितनी डेप्थ तक इसे हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हार्डनेबिलिटी। एक बार फिर से समझिएगा, मान लिया मेरे पास ये कोई वर्कपीस है, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बाहर वाली सरफेस की आप बात करोगे ना, तो इस पर आप पानी डालोगे तो पानी का सीधा कांटेक्ट होगा, इसके कांटेक्ट में एयर है, ऑयल है, या कुछ भी XYZ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हार्डनेस की और हार्डनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्वेंचिंग की हम बात करेंगे, यानी कि वाटर कूलिंग की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोई वर्कपीस मेरे पास है, मैंने इसके ऊपर पानी डाला, तो पानी का कांटेक्ट कहां पर होगा, बाहर वाली सतह पर होगा। ठीक है, तो पानी का कांटेक्ट बाहर वाली सतह पर होगा, तो बाहर वाली सतह से क्या है, कूलिंग रेट ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे इसके अंदर की तरफ आप चलने लगोगे, ये कूलिंग रेट कैसा होता रहेगा, लगातार कम होता रहेगा। ठीक है, तो बाहर वाली सतह की हार्डनेस कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, और अंदर वाली सरफेस की हम बात करेंगे या कोर की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बीच में जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कूलिंग रेट कम था। ठीक है, तो हार्डनेस कैसी थी, बहुत कम थी। ठीक है, तो कितनी डेप्थ तक, कितनी डेप्थ तक आप किसी वर्कपीस को क्वेंचिंग के द्वारा हार्ड कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही कहा जाता है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे मैंने आपको बताया हार्डनेबिलिटी क्या है, द डेप्थ एंड हार्डनेस अचीव्ड बाय क्वेंचिंग इज कॉल्ड हार्डनेबिलिटी। ठीक है, तो कितनी डेप्थ तक आप हार्डनेस को अचीव कर सकते हैं, यही क्या कहलाती है, इसी को ही हम कहते हैं हार्डनेबिलिटी। ठीक है, हार्डनेबिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस अलग होता है और हार्डनेबिलिटी आपका अलग होता है, इन दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हार्डनेस आपका अलग है और हार्डनेबिलिटी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, क्योंकि हार्डनेबिलिटी क्या बताती है, हमें बताती है कि कितनी डेप्थ तक, कितनी डेप्थ तक आप किसी वर्कपीस को हार्ड कर सकते हैं, ये हमें बताती है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, चलिए, हार्डनेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द डेप्थ टू विच ए सर्टेन हार्डनेस लेवल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द क्वेंचिंग प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया कि कोई वर्कपीस हमारे पास है, उसे कितनी डेप्थ तक, कितनी थिकनेस तक, कितनी मोटाई तक आप इसे हार्ड कर सकते हैं, ये हमें बताती है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, और बेसिकली हार्डनेस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कूलिंग हम पानी से करने वाले हैं। ठीक है, वाटर कूलिंग करेंगे जिसे हम क्वेंचिंग बोलेंगे, क्योंकि क्वेंचिंग में होता है फास्टेस्ट कूलिंग रेट। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कौन सा बनने वाला है, मार्टनसाइट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, when thick sections are involved in the hardening process, the interior would experience
somewhat lower cooling rates due to slower heat transfer through metal than from the surface। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप बहुत थिक, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटी हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वर्कपीस है, जब आप इसकी कूलिंग करते हैं तो बाहर वाली सरफेस पर फ्लूइड का सीधा कांटेक्ट रहने वाला है, यानी कि इसकी आउटर सरफेस से हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चलते चलोगे हीट ट्रांसफर रेट कम रहने वाला है। ठीक है, तो आउटर सरफेस पर आपको सरफेस मिलेगी ज्यादा हार्ड, अंदर वाली सरफेस पर मिलने वाली है कम हार्ड। ठीक है, when thick sections are involved in the hardening process the interior would experience somewhat lower cooling rate। ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा है यहां से कूलिंग रेट कैसा रहने वाला है, यहां पर कूलिंग रेट कम रहने वाला है, यहां पर कूलिंग रेट कम होगा, और इसके अगर आउटर पार्ट की बात करेंगे, आउटर पार्ट पर कूलिंग रेट ज्यादा रहने वाला है। इनर पार्ट पर कूलिंग रेट रहेगा कम, आउटर पार्ट पर कूलिंग रेट रहेगा ज्यादा। As a result, the hardness of the material during quenching gradually changes as depth from the surface increase। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे आप बाहर वाली सरफेस से अंदर की तरफ चलते जाओगे तो यहां पर हार्डनेस क्या होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि कूलिंग रेट कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, कूलिंग रेट समान नहीं है। ठीक है, कूलिंग रेट यूनिफॉर्म नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लें इस कूलिंग रेट को इक्वल नहीं कर सकते हो, ये चेंज हमेशा ही होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, एज ए रिजल्ट द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग क्वेंचिंग ग्रेजुअली चेंजेस एज डेप्थ फ्रॉम द सरफेस इंक्रीजेस। ठीक है, सरफेस से जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, हार्डनेस क्या करती रहेगी, लगातार चेंज होती रहेगी, हार्डनेस लगातार यहां से चेंज होने वाली। बोलो भाई, दोनों पॉइंट क्लियर हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। जल्दी से एक बार ये देखो, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, द वेरिएशन वुड बी मोर फॉर थिक सेक्शन देन द थिन सेक्शन। ठीक है, और ये हार्डनेस में जो कूलिंग रेट में वेरिएशन आने वाला है, जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज करती जाएगी ज्यादा वेरिएशन होगा। अगर वर्कपीस या ऑब्जेक्ट हमारा थिन है तो वेरिएशन कम रहने वाला है, अगर उसकी मोटाई आप बढ़ाते जाओगे तो ये वेरिएशन ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, हाई हार्डनेबिलिटी स्टील वुड बी एबल टू बी थोरोली हार्डन विदाउट टू सेवर ए क्वेंचिंग रेट। ठीक है, अगर किसी स्टील की हार्डनेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी हार्डनेस कैसी रहने वाली है, ज्यादा यूनिफॉर्म रहने वाली है, यानी कि उसे ज्यादा डेप्थ तक हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, वही कहता है हाई हार्डनेबिलिटी स्टील, ठीक है, ऐसी स्टील जिसकी हार्डनेबिलिटी ज्यादा रहेगी, वुड बी एबल टू बी थोरोली हार्डन। ठीक है, इसे ज्यादा डेप्थ तक हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर हम बात करेंगे हार्डनेबिलिटी को किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो जोमिनी टेस्ट और एंड क्विंचिंग हार्डनेबिलिटी टेस्ट, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ हार्डनेबिलिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्डनेबिलिटी को कौन से टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है, तो जोमिनी टेस्ट और एंड क्विंचिंग हार्डनेबिलिटी टेस्ट क्या करता है, मेजर्स ऑफ हार्डनेबिलिटी। टेस्ट क्या होता है, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डनेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो जोमिनी टेस्ट और एंड क्विंच हार्डनेबिलिटी टेस्ट, ये किसके लिए होता है, मेजर्स ऑफ हार्डनेबिलिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चे बात करता है कि हार्डनिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हार्डनिंग भी क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो इससे पहले जितने भी हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करे हैं सेम उसी तरह से करने वाले हैं, यानी कि इसे हम गर्म करेंगे
गर्म करने के बाद उस टेम्परेचर पर कुछ टाइम होल्ड करके रखेंगे और फिर क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। बस कूलिंग रेट में यहाँ पर वेरिएशन होने वाला है। इससे पहले हमने देखा एनेलिंग, एनेलिंग में हमने कूलिंग किससे की, फर्नेस द्वारा। फिर हमने देखा नॉर्मलाइजिंग, कूलिंग हमने किससे की, एयर द्वारा। और हार्डनेबिलिटी या हार्डनेस के लिए मैंने क्या कहा है आपसे, जब हम हार्डनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्टनसाइट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आप जानते हैं मार्टनसाइट कैसा है, सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। तो मार्टनसाइट बनाने के लिए हम कूलिंग किससे करने वाले हैं, ठीक है, क्वेंचिंग की हम बात करेंगे, वाटर कूलिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूलिंग रेट रहने वाला है या कूलिंग आप जो करने वाले हो, ये वाटर कूलिंग करने वाले हो, यानी कि हाईएस्ट कूलिंग रेट आप यहाँ पर रखने वाले हो, ठीक है। वाटर से ज्यादा भी होती है, ब्राइन की कूलिंग होती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हार्डनिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर वाटर कूलिंग हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो हार्डनिंग में क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये भी क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। पहले आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद कुछ टाइम के लिए इसे उसी टेम्परेचर पर होल्ड करके रखोगे और फिर क्या करोगे, इसे ठंडा कर लोगे, ठीक है। देखिएगा, हार्डनिंग ऑफ स्टील इज कैरिड आउट बाय हीटिंग टू ए टेम्परेचर 30 to 50 डिग्री सेल्सियस, 30 to 50 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर टू कंप्लीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन कूलिंग एट वेरी हाई रेट, ठीक है, अबव क्रिटिकल रेट, यानी कि क्रिटिकल कूलिंग रेट जो बात करते हैं, ठीक है। जो आपका इस सी कर्व बनता है इस तरह से, ये क्रिटिकल कूलिंग रेट जो होता है, इससे आप ज्यादा रखोगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मार्टनसाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। द क्रिटिकल कूलिंग इज डन बाय क्वेंचिंग इन वाटर, ठीक है, या ऑयल। तो आप यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो कूलिंग के लिए, ये पानी का इस्तेमाल करने वाले हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर क्वेंचिंग। इन दिस प्रोसेस मार्टनसाइट इज फॉर्म, यहाँ पर क्या बनता है, मार्टनसाइट बनता है। और मार्टनसाइट के बारे में आप जानते हो, मार्टनसाइट क्या होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। जब आप इस तरह से कूलिंग करोगे तो क्या बनेगा, मार्टनसाइट। और मार्टनसाइट क्या होता है, एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। मार्टनसाइट क्या होता है, एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर रहने वाला है। क्वेंच्ड हार्डन्ड स्टील्स आर सो ब्रिटल दैट इवन स्लाइट इंपैक्ट मे कॉज फ्रैक्चर, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप हार्डनिंग करते हो, ठीक है, जब आप हार्डनिंग प्रोसेस करते हो तो हार्डनेस तो इंक्रीज करती है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो स्टील कंपोनेंट होगा या वर्कपीस जो होता है उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक। ये आपको याद रखना है कि जब भी आप हार्डनिंग करने वाले हो, ठीक है, वाटर क्वेंचिंग द्वारा, तो यहाँ पर ब्रिटलनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि मार्टनसाइट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। मार्टनसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्टनसाइट कैसा होता है, हार्ड तो होता है लेकिन ब्रिटल भी होगा, ठीक है। तो जब आपने हार्डनिंग की वाटर क्वेंचिंग द्वारा, तो हार्डनेस तो इंक्रीज करेगी, साथ में क्या इंक्रीज करेगी, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, यानी कि हार्डनेस तो स्टील में बने रहे लेकिन ब्रिटलनेस कम हो जाए, इसी के लिए आप क्या करते हैं, इसी के लिए आप टेम्परिंग करने वाले। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी वर्कपीस की, किसी कंपोनेंट की आप हार्डनेस इंक्रीज करते हैं हार्डनिंग द्वारा, तो उसके तुरंत बाद आपको टेम्परिंग करनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे ब्रिटलनेस डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो क्वेंच्ड हार्डन्ड स्टील्स आर सो ब्रिटल दैट इवन स्लाइट इंपैक्ट मे कॉज फ्रैक्चर, ठीक है। होगा क्या कि हमने जिस स्टील को, जिस वर्कपीस को हार्डन किया है, ठीक है, क्वेंचिंग के द्वारा, उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं, ठीक है। और जैसे ही उस पर हल्का सा भी इंपैक्ट लोड पड़ेगा, क्या कर सकता है, इसका फ्रैक्चर हो सकता है, ये फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हमेशा हार्डनिंग करने के बाद टेम्परिंग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो डाइज आपकी होती है, नाइफ्स आपके होते हैं, कटिंग डिवाइसेस एंड फॉर्मिंग डिवाइसेस, इन सभी की आप क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला पॉइंट, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सडन क्विंचिंग, ठीक है। जब आप सडन क्विंचिंग करते हैं, कूलिंग रेट आप ज्यादा रखते हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे, डिस्टोर्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। क्या हो सकता है, ये वर्कपीस का डिस्टोर्शन हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, विरूपण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये हो सकता है, इसका डिस्टोर्शन हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, शेप चेंज कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वेंच क्रैक फॉर्मेशन, क्रैक बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इस पर
दरारें बन सकती हैं, क्रैक की फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरा रेजिडुअल स्ट्रेस फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें स्ट्रेस आ सकते हैं। और फोर्थ वन इज द फॉर्मेशन ऑफ रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, ठीक है, ऑस्टेनाइट इसमें बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। तो ये सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं जब हम सडन क्वेंचिंग की बात करते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ द कंपोनेंट, क्वेंच, क्रैक फॉर्मेशन, रेजिडुअल स्ट्रेस फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, ठीक है। तो हार्डनेस अलग होती है, हार्डनेबिलिटी अलग होती है। हार्डनेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि कितनी डेप्थ तक आप उसे हार्ड कर सकते हैं, ये हम बताते हैं हार्डनेबिलिटी के द्वारा। हार्डनेबिलिटी के लिए जोमिनी टेस्ट आपका करते हैं, ठीक है। और हार्डनिंग करने के बाद हम टेम्परिंग करते हैं, क्योंकि हार्डनिंग करने से ब्रिटलनेस भी आ जाती है। ये ब्रिटलनेस हमें कम करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही इंपैक्ट लोड पड़ेगा वर्कपीस पर ये टूट सकता है, ठीक है, इसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम हमेशा टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। और सडन क्विंचिंग से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज हमने इस पॉइंट से देख ली है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप ही सोल्व करोगे। और इसके बाद हम जानेंगे टेम्परिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, और आज की क्लास को समाप्त कर लेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, हार्डनेबिलिटी ऑफ ए स्टील इज ए मेजर ऑफ, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है द डेप्थ टू विच रिक्वायर्ड हार्डनिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज ऑस्टेनाइज्ड एंड देन क्वेंच्ड। द एबिलिटी, ऑप्शन बी कहता है द एबिलिटी टू हार्डन व्हेन इट इज कोल्ड वर्क। सी कहता है द एबिलिटी टू रिटेन इट्स हार्डनेस व्हेन इट इज हीटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर। ऑप्शन डी कहता है द मैक्सिमम हार्डनेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज ऑस्टेनाइज्ड एंड देन क्वेंच्ड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तब होगा जब आपने इससे पहले की चीजें बड़े ध्यान से सुनी होगी। हार्डनेबिलिटी ऑफ ए स्टील इज ए मेजर ऑफ, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि कितनी डेप्थ तक आप किसी वर्कपीस को हार्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें क्या बताती है, हार्डनेबिलिटी बताती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट रहने वाला है द डेप्थ टू विच रिक्वायर्ड हार्डनिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज ऑस्टेनाइज्ड एंड देन क्वेंच्ड, ठीक है। ए पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द जोमिनी टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड यंग मॉडुलस हार्डनेबिलिटी, यील्ड स्ट्रेंथ या थर्मल कंडक्टिविटी। बोलो भाई, क्या आंसर रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ये तो बहुत आसान है। देखिए, कोई चीज आसान या टफ होती है जब आपने उसे पढ़ा होता है या नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। अगर आप पढ़े हो तो वही चीज आसान है, अगर नहीं पढ़े हो तो वही क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। French test is used to measure the hardenability of a steel, which is a measure of the capacity of the steel. चलिए, तो बच्चे आज ही मैंने आपको बताया जोमिनी टेस्ट की हम बात करेंगे। तो जोमिनी टेस्ट आपका किसके लिए होता है, हार्डनेबिलिटी के लिए होता है। बी पार्ट क्या रहेगा इसका, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, ठीक है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बड़े ही स्टैंडर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। आपके टेक्निकल के जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एसएससी जेई में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और एसएससी जेई के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं।
तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट, रोकवेल हार्डनेस टेस्ट, जर्मनी एंड क्वेंच टेस्ट, ओपन होल टेस्ट, ठीक है। तो बाकी के 3 टेस्ट हैं ये आपके नहीं हुए हैं, ठीक है। 4P टेस्ट आपका नहीं हुआ है, ठीक है। रोकवेल हार्डनेस टेस्ट नहीं हुआ है, आईजोट टेस्ट नहीं हुआ है, ओपन होल टेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा करूंगा, जितना मुझे लगता है कि बाकी किसी सब्जेक्ट में भी टेस्ट नहीं कराए गए हैं, ठीक है, तो मैं आपके ये टेस्ट भी करा दूंगा, क्योंकि टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो किसी क्लास में आपके ये बाकी टेस्ट भी करा दिए जाएंगे। अपने अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए टाइम लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर इसके आंसर वाले पार्ट पर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। वेरी गुड हरेंद्र, कौशलेंद्र गुड, पंकज वेरी गुड, रवि गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है, मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट 1 आपके पास है, लिस्ट 2 है, ठीक है। इसमें आपको क्वेंचिंग मीडिया गिवन है, इसमें आपको स्ट्रक्चर पड़ी, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है उसकी बात की गई है, आपको मैचिंग करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैचिंग का है, टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन आसान है और इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। बेसिकली क्या है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा इस क्वेश्चन का, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन से ही बनते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को यूज करके ही बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो टाइम लो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, सारे ऑप्शन मैच करो और राइट आंसर मुझे बताओ, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए वेरी गुड, ठीक है, टाइम आपका हो गया है, एक बार देख लेते हैं और मेरे पास जो आंसर मिला है एक बार चेक कर लेंगे कि सही है गलत। मुझे ठीक ही लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल आपका ठीक है। तो बच्चे अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे, मेरे पास जो है, ठीक है, बी पार्ट बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखिएगा, एयर की जो कूलिंग होती है, ठीक है, जो फर्नेस की कूलिंग होती है, फर्नेस की कूलिंग मैं आपको बता चुका हूं सबसे कम रहने वाली है, ठीक है। तो फर्नेस कूलिंग से आपका क्या बनता है, कोर्स पर लाइट, ठीक है। वाटर का मैं आपको बता चुका हूं बार बार, मार्टनसाइट बनता है, ठीक है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ब्रिटलनेस भी ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। फिर फर्नेस से कम आपकी रहने वाली है एयर में, और एयर में आपका बनता है फाइन परलाइट, ठीक है। और ऑयल की हम बात करेंगे तो वेरी फाइन परलाइट, ठीक है। तो मैं इस तरह से अगर लिखता हूं ए बी सी डी, तो ए के लिए आपका हो जाता है 2, बी के लिए आपका हो जाता है 3, सी के लिए 4 और डी के लिए 1, यानी कि 2 3 4 1, और ऐसा ऑप्शन बी में है।
तो बी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, एसएससी जेई या आरआरबी जेई की बात करेंगे, वन आरआरबी जेई में नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका बन सकता है वहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कूलिंग रेट रहने वाला है ये आपका पानी से भी ज्यादा जो होता है ये ब्राइन का होता है। ठीक है, पानी से भी ज्यादा जो होता है किसका होता है, ब्राइन का होता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कूलिंग रेट रहने वाला है वो किसका होता है, ब्राइन का होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए डी पार्ट सही रहेगा। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है कि सबसे ज्यादा कूलिंग रेट किसका होता है, ब्राइन का होता है। ठीक है, चलिए फिर आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ये आपका कैसा है, आसानी क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, सेम क्वेश्चन है, इवन सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी देखा है, सेम क्वेश्चन है। अगर मार्टन साइट की आप बात करते हो तो मार्टन साइट के लिए वाटर क्विंचिंग की बात करते हो। ठीक है, वेरी फाइन परलाइट आपका ऑयल से हो जाएगा। चलिए एक बार देखो, आप खुद से ही देखो, आसान है लेकिन एक बार फिर से देखो आप, क्वेश्चन आसान है लेकिन आप लोग ही ट्राई करिएगा एक बार, थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ेगी। क्वेश्चन इजी है लेकिन अपने से ट्राई करोगे तो थोड़ी सी आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, और पेपर में आपको स्पीड ही चाहिए होगी, पेपर में आपको स्पीड की ही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और देखिएगा मेरे पास एक आंसर आ भी चुका है। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है, आई नो क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी जब अपने से ट्राई करोगे। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं सेम है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप सोल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे मेन जो फैक्टर है, आपको सारी चीजें आती होंगी, लेकिन देखिएगा 120 मिनट में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्पीड विद एक्यूरेसी, जो मेन खेल होने वाला है किसका होने वाला है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का होने वाला है। तो भाई हरेंद्र बाबू, सेम क्वेश्चन था लेकिन देखिए आप फिर भी गलती कर गए, क्वेश्चन सेम था लेकिन आप फिर भी गलती कर गए। मैं वही कहना चाहता हूं कि स्पीड एंड एक्यूरेसी दो चीज रहने वाली है, और मैंने क्लास में आपको समझाया भी था, सब कुछ आता होगा, सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज सोल्व करोगे तभी ये चीज चेक कर लेना कि आपके लगभग 5 क्वेश्चन आते हुए गलत होने वाले। आपको आता होगा, सारी चीजें आती होंगी, ठीक, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने वाले हैं। ठीक है, स्पीड को लेकर, क्योंकि आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, आपको 50 से 55 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना भी होता है, ठीक है, और उसका सही आंसर भी करना होता है। तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। चलिएगा, राइट आंसर की हम बात करेंगे तो कौशलेंद्र का आंसर मेरे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, सही होगा। मार्टन साइट के बच्चे अगर हम बात करेंगे तो वाटर क्विंचिंग के द्वारा करते हैं, यानी कि ए के लिए 1। वेरी फाइन परलाइट, ये आपका ऑयल क्विंचिंग के द्वारा होने वाला है। ठीक है, फाइन परलाइट की अगर आप बात करो, कोर्स परलाइट की बात करोगे तो ये आपका फर्नेस, और फाइन आपका एयर। ठीक है, तो मैं अलग लिख लेता हूं एक बार, ए बी सी डी। ए के लिए आपका 1 रहने वाला है, ठीक है, बी के लिए आपका 4, सी के लिए आपका 2, और डी के लिए आपका 3। तो 1 4 2 3, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है।
चलिए, गलती आपको मिल गई होगी। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। हर एक बच्चे से गलती नहीं होती है, लेकिन मोस्टली जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन जो बच्चा बचा लेगा, देखिए 5 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये 5 से भी ज्यादा है, क्योंकि अपने साथ नेगेटिव भी लेकर आएगा। 1/4 की नेगेटिव होती है, तो ये 1.25 यानी कि 6.25 का लॉस आपको होगा टोटल। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन काफी हैं हार्डनिंग के लिए और आपकी कूलिंग रेट के लिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं टेम्परिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग से मार्टनसाइट की फॉर्मेशन होती है, और मार्टनसाइट कैसा होता है, हार्ड होता है, और साथ ही साथ ब्रिटल भी रहेगा। ठीक है, ब्रिटल होने की वजह से क्या होता है, उसमें इंपैक्ट लोड को बियर नहीं कर सकता है। जैसे ही इंपैक्ट लोड पड़ेगा क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हार्डनिंग के बाद हम हमें से क्या करने वाले हैं, टेम्परिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका वही है टेम्परिंग। टेम्परिंग, ठीक है, देखिएगा, brittleness and internal stresses developed during hardening is reduced by tempering process। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग करने से क्या होता है, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज करती है, और साथ ही साथ क्या है, इसमें स्ट्रेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो इस ब्रिटलनेस को और स्ट्रेसिस को कम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, टेम्परिंग करने वाले हैं। ब्रिटलनेस एंड इंटरनल स्ट्रेसिस डेवलप्ड ड्यूरिंग हार्डनिंग इज रिड्यूस्ड बाय टेम्परिंग प्रोसेस। ठीक है, हार्डनिंग के द्वारा जो ब्रिटलनेस और स्ट्रेसिस आ जाते हैं, इनको हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, टेम्परिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, करते किस तरह से हैं, द स्टील इज रीहीटेड बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय स्लो कूलिंग रेट इन द टेम्परिंग प्रोसेस। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, हमने पहले हार्डनिंग की है। ठीक है हरेंद्र, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, देखिए जनरली क्या है कि ग्रुप बनाने पर और ये सारे काम करने पर, ठीक है, इससे एक तो बच्चों का भी टाइम खराब होता है। मेन जो रीजन होता है इस पर रेस्ट्रिक्शन जो लगी है कि कोई भी ग्रुप वगैरह नहीं बनाएंगे, इससे बच्चों का ही टाइम खराब होता है। ठीक है, बिना मतलब के मैसेज आते हैं, बिना मतलब की बातें होती हैं, दिन भर आपका फोन बजता रहेगा, हजारों चीजें होती हैं, तो टाइम बहुत बर्बाद होता है। तो ये अच्छा है कि आप किसी ग्रुप वगैरह से ना जुड़ें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अपना सिंपल थ्योरी पढ़ें, ज्यादा अच्छा है। तो बच्चे करते क्या हम यहाँ पर कि हम स्टील को फिर से रीहीट करते हैं, लेकिन कहां तक, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक। और फिर कूलिंग यहां पर कैसे रहने वाली है, स्लो कूलिंग रेट। तो हार्डनिंग हमने की, हार्डनिंग करने के बाद जो ब्रिटलनेस आ गई है, ठीक है, उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील को फिर से रीहीट करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, और इसे ठंडा करते हैं हम स्लो कूलिंग रेट पर। दिस प्रोसेस रिड्यूसेस ब्रिटलनेस। ऐसा करने से क्या क्या डिक्रीज करता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परिंग करने से ब्रिटलनेस डिक्रीज कर जाती है, डक्टिलिटी क्या करती है, रिलेटिवली इंक्रीज करती है, इंटरनल स्ट्रेसेस हट जाते हैं, और टफनेस भी क्या करती है, थोड़ी सी इंक्रीज करती है। ठीक है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मार्टनसाइटिक स्टील एट ए टेम्परेचर बिलो द यूटेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर टू मेक इट सॉफ्टर एंड मोर डक्टाइल। ठीक है, और ये कंपैरिजन हम रिलेटिवली कर रहे हैं, ये कंपैरिजन हम रिलेटिवली कर रहे हैं, यानी कि हार्डनिंग करने से जो ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा हो गई थी उसे कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टेम्परिंग के लिए। टेम्परिंग करते किस लिए हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बेसिकली किस लिए करते हैं कि हार्डनिंग करने से ब्रिटलनेस आ जाती है, तो हार्डनिंग करने के बाद हम ज्यादातर क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं उस ब्रिटलनेस को कम करने के। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो करने वाले हैं ये बेसिकली आपका केस हार्डनिंग करने वाले हैं। ठीक है, और केस हार्डनिंग करते ही आपका हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम बेसिकली बात करेंगे केस हार्डनिंग की, केस हार्डनिंग की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो इससे आपका हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतने ही रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बालेश्वर का कहना है कि सर PDF A4 साइज में अपलोड कीजिएगा,
ठीक है बालेश्वर, लेकिन उससे अच्छा है कि नोट्स आप अपने से बना लो। मैंने कोई बहुत ज्यादा थ्योरी आपको नहीं कराई है, ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ। अब होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं ना, वो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो उससे होगा क्या कि अगर मैं A4 में से अपलोड करा दूंगा तो आपको ये पढ़ने में दिक्कत आएगी, फिर साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बार बार जूम करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी A4 में अपलोड कराने में। क्यों भाई, ऐसा नहीं लगता आपको? क्यों भाई बालेश्वर? ठीक है, तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा नोट्स में अपलोड करा दूंगा। बाकी इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे, कोई डाउट है तो आप बताइएगा मुझे। चलिए बहुत अच्छा, प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। देखिए प्रिंट आउट का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ज्यादातर अगर आप नोट्स की बात करोगे, इससे पहले जो आरएसी और आईसी इंजन आपका होगा, ठीक है, और हीट ट्रांसफर भी जो आपका है, वो नोट्स थोड़े से पुराने हैं लेकिन काफी अच्छे नोट्स हैं, और ये आपके A4 में ही है। तो अभी मैं आपको जो नोट्स देने वाला हूं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये बेसिकली स्लाइड होंगी। तो आप एक पेज पर, ठीक है, जहां प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे उससे बोल देना वो एक पेज पर 9 स्लाइड आपकी प्रिंट कर देगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट नहीं करानी है। जो बच्चे प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ने वाले हैं वो याद रखिएगा, एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। ज्यादा पेज हो जाएंगे, लगभग 200 से 250 पेज आपके होने वाले हैं इस तरह से। लेकिन आपको करना क्या है, उससे बोलना है कि एक पेज पर 9 स्लाइड निकालो, ठीक है। बहुत कम पेज में आपका काम हो जाएगा, पढ़ना आसान रहेगा। और जो बच्चे मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा आसान रहेगा अगर स्लाइड से पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केस हार्डनिंग की, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, कल सारे डिस्कस कर लेंगे। कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल, एलॉयज, कास्टर्न वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।